हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज सुबह उठने से लेके अभी तक बस ऑफिस का काम ही चल रहा है और मीटिंग ही मीटिंग चल रही है ना। बिल्कुल मुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिला, खाने का भी टाइम नहीं मिला। अभी जस्ट मेरी लास्ट मीटिंग खत्म हुई है, मैं जल्दी से फ्रेश हुआ हूँ, खाना खाया हूँ और सोचा कि चलो अभी थोड़ा आपसे बात करता हूँ, व्लॉग शूट करता हूँ। मुझे दोस्तों एक कमेंट आया था, पूछा था कि ये कीबोर्ड और माउस कौन सा है। तो ये वाला जो कीबोर्ड और माउस है ये एप्पल का है, क्योंकि मैं मैकबुक यूज़ करता हूँ तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करने के लिए। तो ये एप्पल का कीबोर्ड है और ये ट्रैक पैड है। तो जैसे हमारा माउस होता है ना, उसको ऐसे गोल होता है, उसे पकड़ते हैं उसको, बट दिस इज थोड़ा अलग। इसमें आप जैसे बहुत बड़ा माउस है, ये ट्रैक पैड बोलते हैं एक्चुअली इसको। तो आप इसको फिंगर से ऑपरेट कर सकते हो, 1 फिंगर से, 2 फिंगर से, 3 फिंगर से। इसके शॉर्टकट्स से काफ़ी अलग अलग। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको शॉर्टकट्स बिल्कुल पता नहीं चलेंगे, बट जैसे इसको आप यूज टू हो जाओगे, यूज़ करते करते आपको इसके सारे शॉर्टकट आ जाएंगे। और बस ये एक ही ट्रैक पैड और कीबोर्ड काफ़ी है आपको पूरा मैकबुक ऑपरेट करने के लिए। और वैसे तो ये मैकबुक के साथ में मिलता नहीं, आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो ये मैंने आई थिंक काफ़ी साल पहले लिया था। जो कीबोर्ड है वो शायद 10-15 हज़ार येन का लिया था और जो ट्रैक पैड है वो भी काफ़ी महंगा है, वो भी अराउंड 15 हज़ार येन तक लिया था। बट अच्छी बात ये है कि अभी तक वो ख़राब नहीं हुआ है, लाइफ काफ़ी अच्छी। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोल के आप इसको ले सकते हो। तो अगर आपके पास मैकबुक वगैरह होगा और आप सोच रहे होंगे कि भाई कीबोर्ड और माउस वगैरह लेना है, तो आई विल रिकमेंड दिस वन। तो इसके अंदर ना ही कुछ कचरा जाएगा, ना ही धूल जाएगा और ना ही इसके बटन टूटेंगे। यूजुअली जो हमारे नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े होते हैं बटन उसके, और हम दबाते खटखट आवाज़ आता है और टूट जाते हैं बहुत बार। तो नॉर्मल जो हमारे लैपटॉप के भी कीबोर्ड होते हैं वो भी टूट जाते हैं काफ़ी, उसमें धूल मिट्टी भी जाती है। इसमें देखो पूरा पैक किया हुआ है, इसमें ना धूल मिट्टी कुछ नहीं जाएगा। और ये भी देख लो पूरा पैक है इस तरीके से, कुछ इसमें धूल मिट्टी विट्टी कुछ नहीं जाएगा। और देख के पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है। कोई इसको कोस्टर समझ लेगा, इस पर कॉफ़ी का मग भी रख सकता है बट हाँ, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही लॉन्ग टर्म चलता है। तो अभी जब से हमने बाल कट किए ना, बहुत ही कंफर्ट हो चुका है। और वैसे तो मैं बन बांधा करता था, बट अभी हल्का सा पोनीटेल आता है मेरे पीछे, बहुत छोटा सा, कंफर्टेबल है। यानी अभी जब पोनीटेल बांधता था मैं तो बहुत बाल पीछे खींचे जाते थे, बट अभी थोड़ा हल्का भी लगता है। और मेंटेनेंस भी अभी काफ़ी कम हो गया। आज मैंने हेयर वॉश किया था सुबह, बहुत ही कम ज़्यादा शैम्पू लगा है मुझे। वाह, कितना बढ़िया हवा आ रहा है। मैंने पीछे का दरवाज़ा बालकनी का खोल दिया है और जो मेरा किचन के पास का दरवाज़ा है यहाँ पर, ये भी मैंने खोल के रखा है। तो दोनों साइड से इतना बढ़िया हवा आ रहा है ना। पेड़ पौधे का थोड़ा हालत चेक कर लेते हैं। वैसे तो मैंने सुबह पानी डाला था, टमाटर आया था, इसको मैंने अभी तक तोड़ा नहीं है। कहाँ चले गया? ये साइड में एक ही टमाटर है। मैं सोच रहा था कि इसको जल्दी आएगा, बट अभी तक आ नहीं रहे टमाटर। फूल भी अच्छे खासे अभी उग रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी आती है ना, धूप है ना, 2 या 3 बार मुझे पानी डालना पड़ता है इधर। वेदर देख लो आज कितना बढ़िया है। धूप नहीं है आज, वैसे तो टेम्परेचर 30 क्रॉस हो चुका है, बट बादल आए हुए, मुझे लग रहा है कि बारिश आएगी आज। जापान में दोस्तों ऐसा कल्चर होता है कि जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग से वापस जापान में आ रहे हो तो आप आपके टीम मेंबर को या फिर आप आपके दोस्तों को वगैरह ओमी आगे देते हो, जिसको सुवेनियर बोलते हैं। तो मैंने ताइक्वांडो सेशन फिर से वापस ज्वाइन कर लिया है। बीच में एक डेढ़ महीना छुट्टी हो गया था जब मैं इंडिया गया था। तो मैं सोचूं कि भाई अब क्या दूँ उनको, क्योंकि इंडिया से मैंने ज़्यादा कुछ खाने को लाया नहीं था। स्नैक्स वगैरह लाए थे तो वो तो पैकेट था, तो वो तो मैं ऐसे दे नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि अब क्या दूँ। तो मुझे सडनली अभी क्लिक हुआ है, आना ने लास्ट टाइम वो म्यांमार गया था ना, तो उसने चाय के सैचेट लाए थे इसके, इस टाइप के 10-12 15-20 सैचेट इसमें। हैप्पी इंस्टेंट टी मिक्स। तो जापानीज लोगों को ना चाय बहुत ही पसंद आती है। तो ये म्यांमार की चाय है। तो म्यांमार तो अभी बंद हो चुका है, वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, बट स्टिल ये मिजोरम के बॉर्डर पे मिलता है। बट फेमस है इंडिया में। लाइक अगर आप आई डोंट नो कि आपने इसको ट्राई किया होगा नहीं किया होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे पड़े मेरे पास में, तो इतना तो मैं पीने वाला हूँ नहीं। कल जाने वाला हूँ ताइक्वांडो सेशन के लिए, तो दूंगा उनको। आई होप पसंद आएगा। जब से मैंने मेरा ये छोटा सा गार्डन यहाँ पे सेट किया है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। शाम के टाइम पे ना इतना अच्छा वेदर हो जाता है, इतनी बढ़िया हवा आती है। तो मैं 10-15 मिनट थोड़ा ऑफिस में ब्रेक लेके यहीं पे बैठ जाता हूँ और थोड़ा व्यू वगैरह भी देख लेता हूँ। बाय द वे दोस्तों, आपको लगता होगा कि जापान बहुत सेफ़ है और यहाँ पर जो कंपनी के कॉल होते हैं, जैसे इंडिया में आप नया सिम ले लो, आपको तो कॉल पे कॉल आएंगे कंपनी के, आपका नंबर किसके पास चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और आपको लग रहा होगा कि जापान में ऐसा होता नहीं है, तो जापान में ऐसे फ्रॉड होते हैं। आपके नंबर पे कंपनी से कॉल भी आएगा, जैसे कि मुझे कॉल आया है एक कंपनी से, वो नंबर दिखाता हूँ आपको मैं। वो नंबर तो जापान का ही है एक्चुअली, बट अननोन नंबर था। मैंने उठाया
उसको उस पे से मुझे कॉल आया, यानी बात कर रहे थे, वो ऑटोमेटेड कॉल था वो। और क्योंकि जापान में कोई ऐसा अननोन नंबर पे डायरेक्टली कॉल नहीं करता है विदाउट रिजर्वेशन, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा क्यूरियोसिटी बोल के ये नंबर, जैसे हमारे इंडिया में ट्रू कॉलर होता है ना, तो ऐसे मैंने जापान के ट्रू कॉलर पे चेक किया ये नंबर को। आप नंबर यहाँ पर देख भी सकते हो। और मैं चेक कर रहा था कि नंबर का क्या सीन है, तो मैंने रिव्यूज़ पढ़े। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप थोड़ा स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। अरे इंग्लिश में हुआ नहीं है, हो गया। तो देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने रिव्यू लिखे अपने कि ये कॉल उठाओ मत, फ्रॉड है बोल के। तो ये ऑटोमेटेड कॉल होता है, इसमें 0 दबाओ 1 दबाओ, और बहुत लोगों ने यहाँ पे रिव्यू लिखा है। और ये नंबर देख रहे हो यहाँ पे मोस्टली कितने लोगों ने नंबर ऑफ सर्चेस, मोर देन 60,000 लोगों ने ये नंबर को सर्च किया है फ्रॉड बोल के जापान में। तो अगर आप जापान में आ रहे हो तो ये मैंने नंबर दे के रखा है यहाँ पर। ये नंबर अगर आपके फ़ोन पे आ रहा है तो इसको बिल्कुल उठाओ मत, इसको आप ब्लॉक लिस्ट में डाल देना। अभी बैठे बैठे मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको पूछा था कि आपको मेरा नया लुक कैसा लग रहा है। काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सूट कर रहा है। काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट्स किए कि उल्फ कट करा लो। एक्चुअली जो फेस स्ट्रक्चर है मेरा काफ़ी बड़ा है और लंबा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये वाला कट मेरे फेस को सूट करेगा। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई कर सकता हूँ। बट एक ने ये भी कमेंट किया है कि थोड़ा मॉडर्न कट कराना था। ऐसा लग रहा है कि घर पे ही कटिंग कराई है। नहीं, एक्चुअली घर पे नहीं कराया है, शॉप में ही जाके कराया है। और शायद मैंने आपको कमेंट में पूछा भी था कि गेस कर लो कितने पैसे लगे हैं। तो काफ़ी लोगों ने 2000-3000 गेस किया है, बट उतना नहीं था वहाँ पे। पूरा मैंने ट्रीटमेंट वगैरह कराया था, तो टोटल जो पूरा आया था खर्चा वो करीब 12,000 येन, यानी कितने 6-7 हज़ार रुपीज़ उतना खर्चा आया था। तो जापान में इस टाइप के शॉप्स होते हैं। उसके बगल में मैंने आपको दिखाया था एक सस्ता वाला शॉप था, 10 मिनट में कटिंग कराते हैं, 1000 येन लेते हैं। तो वो होता है लाइक एकदम सिंपल कट, जाओ बस एक कैंची घुमा देते हैं, 10 मिनट में कटिंग कर देते हैं। ये वाला जो शॉप था यहाँ पे मुझे 2-2.5 घंटे लगे थे पूरा ट्रीटमेंट वगैरह, पूरा हेयर वगैरह कट वगैरह करवाने के लिए। और मेरा जो हेयर कट करवाया था वो वहाँ के जो मैनेजर था, यहाँ पे रिजर्वेशन होता है अगर आपको कटिंग करवाना है, तो जो हेयर शॉप होता है, सलून होता है, वहाँ पर रैंकिंग होती है, मैनेजर होता है, उसके अंडर भी 1-2 लोग होते हैं, और फिर एक जो जूनियर होता है जस्ट ज्वाइन किया है। तो आप रिजर्वेशन कर सकते हो, बट आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैंने जो वहाँ का डायरेक्टर था उससे हेयर कट करवाया था। समृत गोयल ने कमेंट किया है कि रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है हमारा व्लॉग देखना, और वो बोल रहे कि मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँ क्योंकि इट मेक्स अवर डे बेटर। थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट्स पढ़ के मुझे डेली मोटिवेशन आता है। काम भले कितना रहने दो, मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए व्लॉग करने के लिए, डेली अपलोड करने के लिए। तो अभी बीच में उतना डेली डालना नहीं हो रहा था, बट अभी मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके, एटलीस्ट अल्टरनेट डे या फिर मैक्सिमम 2 डेज आई विल डू माई बेस्ट। बट कभी कभी अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो प्लीज़ समझ लिया करो। व्लॉगिंग के अलावा भी मुझे बहुत सी चीज़ें होती है जो मैनेज करना होता है। बट हाँ, व्लॉगिंग भी मेरा आपके लिए प्रायोरिटी है, एंड आई विल डू माई बेस्ट टू अपलोड इट जितना मुझसे हो सकता है उतना। एम्बुलेंस का आवाज़ आ रहा है आपको? ये मुझे दिन में 50-60 बार गाड़ियाँ जाती रहती हैं यहाँ पे एम्बुलेंस की, क्योंकि आसपास यहाँ पे बहुत ही एज लोग रहते हैं। तो मैं भी शायद कोई बीमार वगैरह गिरता हूँ। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे भी समर चल रहा है ना, तो हीट स्ट्रोक यहाँ पे बहुत आते हैं लोगों को। यानी बहुत लोगों की तो अभी डेथ है। अगर आप न्यूज़ देखोगे तो यहाँ पे रोज लाइक 100-200 लोगों की ऐसे ही हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ हो रही है। तो एम्बुलेंस यहाँ पे दिन भर घूमते रहती है। हनी बैडजर ने कमेंट किया है, हेयर कट तो अच्छा लग रहा है बट थोड़ा और शॉर्ट करा लेते तो अच्छा लगता। काफ़ी लोगों ने यही कमेंट किया इस टाइप से कि शॉर्ट तो मैंने काफ़ी किए बट और शॉर्ट कराना चाहिए था। तो दोस्तों, इसमें भी थोड़ा क्या बोलते हैं, हिम्मत चाहिए होता है, क्योंकि मेरे लेंथ काफ़ी बड़ी थी। इतने कराने के लिए भी मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैं अगर एक्सपेरिमेंट करता, छोटे करता और वो अगर ठीक नहीं लगते तो फिर शायद मुझे पछतावा होता कि यार क्यों बाल कट के। तो मैंने सोचा कि चलो शोल्डर लेंथ तक कराते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो मुझे तो ये शोल्डर लेंथ भी ठीक लग रहा है, बट आगे चलकर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये भी ज़्यादा हो रहा है। तो कोई नहीं, हम इसको और शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करते करते मैं मिलिट्री कट भी करा लूँगा। तो आगे में शायद आपको मेरे कुछ नए नए लुक देखने को मिल सकते हैं। राहुल शर्मा ने तो बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है, भैया बालों को जॉन विक स्टाइल में रख के देखो, काफ़ी क्रेजी लगेगा। हाँ यार, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। तो जॉन विक स्टाइल के लिए मुझे शायद थोड़ा बालों को वेट करना पड़ेगा, जेल वेल लगा के एकदम सेट करना पड़ेगा। कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जब स्टोर में जाएंगे तो मैं जेल तो वैसे यूज़ करता हूँ नहीं, आई विल बाय जेल, और हम ट्राई करेंगे जॉन विक जैसा स्टाइल करने के लिए। वाह दोस्तों, बारिश आ चुकी है। वैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था वेदर के हिसाब से कि बारिश आने वाली है। मैंने वेदर ऐप तो कुछ चेक नहीं किया था, बट सडनली अभी चेयर पे बैठते बैठते देखा मैंने, कह रहे आवाज़ आ रही है और थोड़ा मिट्टी का स्मेल जो होता है ना बारिश का, वो आ रहा था मुझे। वैसे यहाँ पे तो मिट्टी है नहीं, बट स्टिल वो बारिश वाला स्मेल आ रहा था मुझे। बाहर आके देखा तो देखो वेदर देख लो कितना बढ़िया सा है, अमेजिंग। वैसे शायद आपको वो वीडियो में तो पता नहीं चल रहा होगा बारिश आ रही नहीं आ रही है, बट
आ रही है, बहुत ही बढ़िया। और अभी जस्ट मैंने नोटिस किया है कि मैंने जब घर मूव किया था, यहाँ पे मैंने झंडा रखा था मेरा। अगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो करते हो पुराने घर से, तो आपको याद होगा मेरे पास में ये झंडा है जापान का। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई इंडियन है, इंडियन झंडा रखना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये झंडा मैं माउंट फुजी गया था, तो इसके ऊपर आप देख रहे हो स्टैम्प, ये सारे स्टैम्प लगे हुए हैं जो स्टेशन होते हैं, क्योंकि माउंट फुजी बड़ा होता है ना। जब आप टॉप पे जाते हो तो आपको ये टॉप वाला ऊपर स्टैम्प मिलता है, तो एक एक स्टेशन पे जाते हो आप, तो आपका अचीवमेंट होता है कि आपको ये स्टैम्प मिला है। और ये झंडा ऊपर जाने के बाद में मैंने लिया था। देखो यहाँ पर डेट भी लिखा है, इसको मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ तो शायद आप पढ़ पाओगे डेट इसका। ये मैं गया था 2017 में 8 मंथ में 10 तारीख को। तो ये सील इन्होंने मुझे झंडे पे दिया है कि मेरा माइलस्टोन कि मैं जापान में माउंट फुजी पे चढ़ा था। और ये स्टिक काम भी आती है आपको चढ़ने के लिए। तो ये जो झंडा है ये मैंने एज अ मेमोरी मेरे पास रखा है, तो जब तक मैं जापान में हूँ तब तक ये मेरे पास रखूँगा। अच्छा होगा याद आ गया मुझे, नहीं तो ये बारिश में भी पूरा गीला हो जाएगा। इसको मैं अंदर रख देता हूँ। माउंट फुजी चढ़ने का भी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, समर में ही स्टार्ट होता है वो, 2 या 3 मंथ के लिए होता है। और पहले तो फ्री में, मैं तो फ्री में चढ़ा था उसके ऊपर, और कुछ टाइमिंग वगैरह नहीं था, जब भी मन किया चढ़ जाओ उसके ऊपर। मैं तो रात में गया था, बट अभी इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल लाए माउंट फुजी चढ़ने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं माउंट फुजी चढ़ूँ फिर से दोबारा, क्योंकि फर्स्ट टाइम चढ़ने के बाद मैंने ठान लिया था कि भाई अब नहीं चढ़ना है, दैट्स ऑल, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी चढ़ने के लिए। बट अगर आप स्टिल आप चाहते हो कि मैं ऊपर जाऊँ, चढ़ने का व्लॉग बनाऊँ, तो ज़रूर मुझे आप कमेंट में बताना। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे माउंट फुजी चढ़ने के, मैं सोचूंगा क्या करना है, क्योंकि उसका रिजर्वेशन भी करना पड़ता है, और ज़्यादा ट्रैवलर अभी आ रहे तो बहुत बुकिंग जल्दी हो जाती है। दोस्तों ज़बरदस्त बारिश अभी स्टार्ट हो चुकी है, और छाता लेके जस्ट अभी हम निकले हैं बाहर। पर आपको एक अपडेट भी देना था मुझे। अपडेट ये है कि लास्ट ब्लॉग में शायद जिन्होंने देखा है उनको मैंने बताया था कि सुनामी आने वाली थी जापान में 5 जुलाई को, जिसमें ये प्रेडिक्शन था कि सबसे बड़ा सुनामी आएगा और लाखों में लोगों के यहाँ पे जान जाएगी। तो वो तो कुछ हुआ नहीं है, बट कुछ और ही हो चुका है। यहाँ पर एक आइलैंड है आकुसेकीजिमा बोल के, वहाँ पर दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे 21 जून से लेके अभी तक वहाँ पर कितने अर्थक्वेक आए होंगे, मोर देन 1600 अर्थक्वेक वहाँ पर आए हैं। और अभी बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक अभी रिसेंटली आया है, और वहाँ की गवर्नमेंट ने ये किया है, क्या बोलते हैं, इवैक्यूएट किया है उस आइलैंड को, और वहाँ के लोगों को बोला है कि जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो वहाँ से निकलो। और फिर उन्होंने फेरी वगैरह अरेंज की है, और जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उस आइलैंड पे सबको अभी वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये न्यूज़ पढ़ के मैं तो शॉक हो गया कि भाई 1600 अर्थक्वेक कैसे आ सकते हैं एक जगह पे इतने कम टाइम में। तो वही चीज़ है कि जापान में अगर आप आने का सोच रहे हो, तो यूजुअली टोक्यो में ऐसा है कि बाल आ रहे सामने, टोक्यो में अर्थक्वेक आते हैं बट उतने इंटेंसिटी से नहीं आते। बट अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो, किसी और प्रीफेक्चर में जा रहे हो काम करने के लिए, वेस्ट साइड में मोर प्रिसाइजली, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। टोक्यो ईस्ट साइड में आता है, तो यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आया भी तो छोटे मोटे धक्के लग जाते हैं, बट इतना इंटेंस नहीं आता है। तो यही अपडेट मुझे आपको देना था। शाम हुई नहीं कि जापान में पूरा सन्नाटा हो जाता है। अभी शाम के बस 6 साढ़े 6 बज रहे, ऑलमोस्ट 7 बज रहे होंगे अभी। और देख लो बारिश तो हो रही है वैसे, बट काला कुत्ता भी नहीं है बाहर, कोई नहीं है। सन्नाटा छाया हुआ है पूरा। इतने देर के बाद में मुझे दूर से कोई आते हुए दिख रहा है। बंदी को शायद ऑफिस से घर जा रही है। स्टेशन पे दोस्तों मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखी है सूमो रेसलिंग के। 4 सूमो है, और इनका और भी होंगे शायद। इनका कंपटीशन होने वाला है सूमो रेसलिंग का अगस्त 28 को, नेक्स्ट मंथ। वाह, ये मुझे पता नहीं था, ये मेरे शायद एरिया में ही है। बताना आप। इनका प्राइस भी यहाँ पर दिया हुआ है। ओ भाई साहब देख लो, 15,000, मैक्सिमम 24,000 का टिकट है, और मिनिमम फर्स्ट फ्लोर वाला 6,000।
महंगा है काफ़ी, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं ये सुमो रेसलिंग का टूर्नामेंट, कमेंट करके बताना। जब भी बारिश का मौसम होता है जापान में जो छाते होते हैं रेंटल स्टार्ट हो जाता है। ये हर स्टेशन पे आपको इस टाइप से रेंटल छाते का एक बॉक्स दिखेगा जहाँ पर आप छाते रेंट कर सकते हो। यहाँ पे भी 4-5 छाते ही बचे हुए हैं और 24 घंटे के लिए आप 148 येन यानी कितने 70 रुपये, सस्ती है काफ़ी, बट कोई चुराएगा नहीं यहाँ पे रेंट ही करेगा। और यहाँ पर बार कोड भी दिया हुआ है, ये स्कैन करके आप रेंट कर सकते हो। जापान के हर मॉल के अंदर ना आप एंटर करोगे ना, उसके पहले ही आपको ना इस तरीके से ये चीज़ दिखेगी। ये होती है आपके छाते क्लीन करने के लिए। आई मेरा छाता अंदर जा नहीं रहा है। यूजुअली जापान में लोग काफ़ी छाता यूज़ करते हैं ना, तो आप गीला छाता अंदर ले जा नहीं सकते, तो इसको इस तरीके से बढ़िया इसको क्लीन कर लो और फिर इस सूखा छाता आप मॉल के अंदर ले जा सकते हो। अभी दोस्तों मैं मॉल में आया था ड्रिंक लेने के लिए और मुझे आपको यहाँ पर ना एक चीज़ दिखानी है। यूजुअली जापान के मॉल में शाम के टाइम पे यूजुअली लोग बेंतो खाते हैं यहाँ पर दिन में। तो बेंतो का ऐसा सिस्टम है यहाँ पे कि लोग किचन में खाना नहीं बनाते, जो ऑफिस गोइंग वर्कर होते हैं ना वो बेंतो खाते हैं। और फिर शाम के टाइम पे जो बेंतो है ना कि लंच बॉक्स होता है, और वो लंच बॉक्स शाम के टाइम पे उसका जो प्राइस है वो एकदम डिस्काउंटेड लग जाता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, लोग वो बेंतो लेने के लिए आए हैं क्योंकि इस पर डिस्काउंट लग चुका है। जैसे कि ये वाला जो राइस है ना, इस पर हाफ़ की कांजी है 50% डिस्काउंट। जो येलो कलर का स्टिकर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मोस्टली जितने भी यहाँ पे बेंतो है, ये बॉक्स को बेंतो बोलते हैं एक्चुअली, लंच बॉक्स, तो यहाँ पे डिस्काउंट लग चुका है। तो जापानीज़ लोग ज़्यादातर शाम के टाइम पे आते हैं बेंतो लेने के लिए। और मॉल के ये वाले सेक्शन में ये है सुशी का एक सेक्शन है पूरा, तो एकदम फ्रेश सुशी यहाँ पे ला के रखते हैं। इस पे भी डिस्काउंट लगा हुआ है क्योंकि अभी शाम हो गई ना, सुबह ये फ्रेश अंदर काट के यहाँ पे रखते हैं, तो सुबह फ्रेश होता है, शाम के टाइम पे डिस्काउंट लग जाता है यहाँ पे। बहुत बड़ा मॉल है ये। और यहाँ पर देख लो राइस मुझे भी जस्ट दिखे है, प्राइस देख लो यहाँ पे कितना कम है। जो मेरे घर के पास का सुपरमार्केट था ना, वहाँ पे 2 टाइम्स इसका प्राइस है। बट ये है कि इसका जो ये है क्या बोलते हैं कि इन्होंने यूएस से इंपोर्ट किया है, यूएसए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यूएस के राइस सस्ते हैं। उसके बगल में ही देखो ये जापान के राइस है, ये वाले 4000 इनके हैं, ये थोड़े महंगे हैं। बट एक्चुअली ये मेरे सुपरमार्केट है मेरे घर के पास में नहीं है, इसलिए ये चावल मैं ख़रीद नहीं सकता। दोस्तों अभी आप बोलोगे इतना बारिश में मैं कहाँ आया हूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट वीक हम मूवी देखने के लिए आए थे, F1 मूवी, और रिसेंटली फिर से एक नया मूवी यहाँ पर रिलीज़ हुआ है ज़ॉम्बी का। तो जिन लोगों को पता होगा, मैं ज़ॉम्बी का अभी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे ज़ॉम्बी की बहुत मूवीज़ पसंद है, वेब सीरीज़ में सारी देख चुका हूँ, सारी मूवीज़ में देख चुका हूँ। और अभी रिसेंटली यहाँ पर मूवी रिलीज़ हुई है 28 ईयर्स लेटर, ज़ॉम्बी की मूवी है, तो वो देखने के लिए भी हम आए हैं। ऑफिस का काम वगैरह सब ख़त्म हो गया था और आज हमने जिम भी स्किप किया है। लास्ट वीक आए थे हम यहाँ पे मूवी देखने के लिए, फिर से आए हैं सही है। टिकट तो हमने वैसे ऑलरेडी बाय कर लिया है, बट अगर नहीं बाय किया हो तो आप यहाँ से भी इस टिकट काउंटर से बाय कर सकते हो। और यहाँ पर पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न भी है, देखते हैं कुछ खाने के लिए लेते हैं अंदर। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था हर मॉल के अंदर वगैरह कुछ होता है छाता साफ़ करने के लिए। यहाँ पर छाता साफ़ करने के लिए तो कुछ नहीं दिया इन्होंने, पर यहाँ पे आपका छाता रखने के लिए एक पॉलीथीन दिया है, क्योंकि पानी रहता है ना छाते में, तो इसके अंदर आप इसको पैक कर लो। तो चलिए इसके अंदर डालते हैं हमारा छाता। तो ये हो गया हमारा छाता पैक पूरा थैली के अंदर। तो ये मशीन से अभी हमने ये पॉपकॉर्न के लिए कूपन लिया है। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि वीकडे है ना, तो लेते हैं यहाँ से अभी हम पॉपकॉर्न। हाय, मुझे एक बात दोस्तों यहाँ जापान की अच्छी लगती है ना कि मूवी थिएटर के अंदर यहाँ पे जो प्राइस है ना, नॉर्मल प्राइस है। आप बाहर भी लेने के लिए जाओगे ना, ये सेम चीज़ आपको सेम प्राइस में ही मिलेगी। इंडिया में अगर आप मूवी थिएटर में चले जाते हो ना, एक कोका कोला, पानी की बोतल और नॉर्मल स्नैक्स वगैरह लोगे ना, हज़ारों रुपये में मिलता है ना टिकट की प्राइस। जो मूवी थिएटर का प्राइस होता है ना मूवी टिकट, उससे ज़्यादा यहाँ पे खाने का प्राइस होता है। बट जापान में ऐसा कुछ नहीं है। ऐड चल रहा है यहाँ पे अभी तक। वो पूरा थिएटर खाली है जी। ये वाला है G7, हाँ ये वाला है हमारा G7, पूरा थिएटर ही खाली है। मैंने दोस्तों वॉकिंग डेड वेब सीरीज़ देखा है। अगर आपने वॉकिंग डेड नहीं देखा होगा तो आई विल हाईली रिकमेंड आप वो जाके ज़रूर देखिएगा, अगर आप ज़ोंबी के फ़ैन होगे तो। और एक मूवी है अलाइव बोल के,
वो भी बहुत ही ज़बरदस्त ज़ॉम्बी की मूवी है। तो ये मूवी अब थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। बहुत दिनों के बाद में मैं ज़ॉम्बी की मूवी थिएटर में आके देख रहा हूँ। मिलता हूँ आपको मूवी खत्म होने के बाद में। तो हो गया दोस्तों मूवी ख़त्म, और अभी अंदर स्टिल नाम जो है आखिरी में वो नाम आते हैं वो स्टिल चल रहे हैं। बट अभी 10 मिनट रुकना नहीं था क्योंकि आखिरी ट्रेन अभी छूटने वाली थी। तो हम अभी निकल गए हैं थिएटर के बाहर, और 4-5 लोग ही थे क्योंकि इतनी फेमस मूवी कोई थी नहीं, ज़ॉम्बी की मूवी थी। और आई थिंक जापानीज़ लोगों को ज़ॉम्बी मूवी शायद पसंद नहीं होगी इसलिए 4-5 लोग ही थे ज़्यादातर, क्योंकि जापानीज़ लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है। तो वो लास्ट टाइम जब F1 मूवी देखने आए थे वो हाउसफुल थी क्योंकि वो थोड़ा ब्रैड पिट उसमें था, तो ऑफकोर्स मैं भी शायद इसलिए ज़्यादा लोग आए थे उसमें। बाय द वे मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। यहाँ पर अभी जापान में 2 मूवीज़ जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। फर्स्ट है ये शिनचान की मूवी जो इंडियन स्टाइल में रिलीज़ होने वाली है 8 अगस्त को, और दूसरी मूवी जो आपकी फेवरेट हो सकती है जो है डेमन स्लेयर, जो कि जुलाई 18 आने वाले आई थिंक 7-8 दिनों में रिलीज़ होने वाली है। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैं तो एनिमे का इतना फ़ैन नहीं हूँ, बट अगर आप चाहते हो कि मैं डेमन स्लेयर मूवी जो कि अभी कुछ नेक्स्ट वीक रिलीज़ होने वाली है देखने के लिए आओ, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और साथ ही में अगर शिनचान मूवी भी देखने आओ इंडिया में, आई डोंट नो कब रिलीज़ होने वाली है, बट यहाँ पर नेक्स्ट मंथ होने वाली रिलीज़, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों घर पे जाके तो खाना बनाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, बहुत भूख लगी थी। तो मेरे घर के पास में यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला मुझे, तोरी किजू बोल के। तो यहाँ पर अभी हम खाना खाने के लिए आए हैं। तो आ गए दोस्तों घर पे। एक्चुअली इतने पैर दुख रहे थे मेरे, तो मैंने सोचा कि भाई टैक्सी लेके ही आ जाता हूँ। तो क्या 1000-1500 कुछ लगे मुझे घर पे आने के लिए टैक्सी के लिए, बट हाँ पहुँच गए घर पे। पर अभी थोड़ा नींद तो नहीं आ रहा था, तो सोचा कि मैं मूवी देखूँ। तो ये अभी मैं देख रहा हूँ फेसलेस मूवी, जापानीज़ मूवी है। इसका अगर आपको पता होगा तो बता देता हूँ। यहाँ पे जापान में एक क्रिमिनल था जिसने बहुत सारे मर्डर वगैरह किए थे, और वो अपने हेयर स्टाइल चेंज कर करके अलग अलग सीटें में जाया करता था, कभी टकला करके, कभी शेविंग उतार के, अलग अलग फेस चेंज कर करके रहता था। और काफ़ी सालों तक वो पकड़ा नहीं गया, फाइनली पकड़ा गया। तो अगर आपको चांस मिला तो ये मूवी आप ज़रूर देखना। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।